नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी चौथी यूनिट के टॉपिक भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस क्रम में यह हमारा 5वें नंबर का व्याख्यान है। इस अवधारणा से संबंधित 5वां व्याख्यान है। अभी तक हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक अक्षय रमन देसाई भारतीय राष्ट्रवाद के से संबंधित जिन पक्षों की चर्चा करते हैं उन पर हमने चर्चा की थी। अध्याय 16 स्त्री स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में है। देसाई लिखते हैं कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में स्त्री पुरुषों के अधीन थी तथा उसके अधिकार सीमित थे। जाति व्यवस्था ने स्त्री को कमजोर किया था। ब्रिटिश शासन में स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार आए। कई सुधार आंदोलन भी ब्रिटिश शासन के समय हुए थे, जिसके कारण सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति एवं बाल हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त किया गया या नष्ट किया गया। शिक्षा के लिए भी विद्यालय और महाविद्यालय के रास्ते महिलाओं के लिए खुले और इनके लिए विशेष रूप से महिला विद्यालय और महिला महाविद्यालय निर्मित किए गए, चलाए जाने लगे, का संचालन शुरू हुआ। और राष्ट्रीय आंदोलनों में भी महिलाओं ने भाग लिया। और राष्ट्रीय आंदोलनों में जब महिलाओं ने भाग लिया तो देसाई कहते हैं कि इसका व्यापक प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्रीय चेतना भी विकसित हुई और भारत के पुरुष वर्ग, किसान वर्ग के साथ साथ अब महिलाओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया और भारत में यह राष्ट्रीय चेतना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। पूर्व में भी मैंने यह आपसे चर्चा की थी कि देसाई का यह भी कहना था कि ब्रिटिश शासन में जो शिक्षा का प्रसार हुआ, उस शिक्षा का प्रसार मुख्यतः एक क्लरिकल या बाबूगिरी के पेशे से संबंधित व्यक्तियों का उत्पादन करना था। लेकिन इस शिक्षा के प्रसार ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में भी महत्वपूर्ण कार्य किया और इस राष्ट्रवाद को पनपाने में ब्रिटिश शिक्षा के कारण भारत राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधने भी लगा। अध्याय 16 में देसाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में ब्रिटिश के आगमन से पूर्व जो महिलाएं थी वह पुरुषों के अधीन थी, अधिकार सीमित थे और कई तरह की कुप्रथाओं का चलन था। उन कुप्रथाओं का चलन ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त हुआ, नष्ट हुआ, जिसमें सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, बालिका हत्या जैसी प्रथाएं समाप्त की गई। इनके विरुद्ध कानून बनाए गए और शिक्षण संस्थानों के रास्ते भी महिलाओं के लिए खुले और महिलाओं के लिए विशेष रूप से महिला विद्यालय और महिला महाविद्यालय संचालित किए जाने लगे। और शिक्षा के प्रसार ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में महिलाओं की भी भूमिका निकल कर सामने आने लगी। ऐसा अक्षय रमन देसाई अपने अध्याय 16 में चर्चा करते हैं। अध्याय 17 में देसाई हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म सुधार आंदोलनों को रखते हैं। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसफी समाज आदि संगठनों के कार्यों, उनकी भूमिकाओं और उनके संचालनों को देसाई रखते हैं तथा कहते हैं कि भारत में धर्म सुधार आंदोलन हुए परंतु भौतिकवादी दर्शन को किसी भी आंदोलन ने स्वीकार नहीं किया, अर्थात धर्म का जो आध्यात्मिक स्वरूप था वह बना रहा।
मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरण हिंदुओं की अपेक्षा धीरे आया। अंग्रेजों की अंग्रेजों की भारत पर विजय ने मुसलमानों को निर्धन बना दिया। यहाँ गलती से बातर लिखा हुआ है, इसे आप भारत कर लेंगे। यह एक तकनीकी टाइपिंग त्रुटि है। तो अक्षय रमन देसाई आगे कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा को मुसलमानों ने विलंब से अपनाया। अहमदिया आंदोलन जो कि जिहाद का विरोध करता है, अलीगढ़ आंदोलन जो कि शिक्षा के प्रसार से जुड़ता है, ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन धार्मिक सांप्रदायिक आंदोलनों में परिवर्तित होने लगे, जिससे राष्ट्रीय हित के आंदोलन कमजोर भी होने लगे। देसाई अध्याय 17 में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में कई धर्म सुधार आंदोलन हुए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिक समाज आदि संगठनों ने भारत में धर्म सुधार के कार्य किए। भारत की सामाजिक संरचना को, सामाजिक कार्यों को परिवर्तित करने के कार्य किए और भारत में धर्म सुधार आंदोलन भी इन संस्थाओं द्वारा चलाए गए। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी संस्था ने जो धर्म आंदोलन सुधार चलाए, उसका आधार भौतिकवादी ना होकर आध्यात्मिक ही रहा। देसाई यहाँ यह भी कहते हैं कि मुसलमानों में शिक्षा को देरी से अपनाया। शिक्षा को देरी से अपनाने के कारण मुसलमानों में जो राष्ट्रीय जागरण है वह हिंदुओं की अपेक्षा धीरे आया। और अंग्रेज भारत में जब अपना शासन स्थापित करते हैं तो वे मुसलमानों को पराजित करके ही शासित करते हैं। अतः अंग्रेजों ने विशेष रूप से मुसलमानों को निर्धन बनाए रखा। आधुनिक शिक्षा को भी मुसलमानों ने विलंब से अपनाया। दो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, अहमदिया आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन। इन दोनों आंदोलनों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया। लेकिन धीरे धीरे ये जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, धर्म सुधार आंदोलन थे, ये राष्ट्रीय आंदोलन धर्म सुधार आंदोलनों की तरफ दिशा खो चुके थे। इस कारण देसाई का यह भी कहना है कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन जब धर्म सुधार आंदोलनों में परिवर्तित हुए तो इसने भारत में राष्ट्रीय हित के आंदोलनों को कमजोर किया। अध्याय 18 भारत में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के उद्भव को रखता है, जो मूलतः भारत में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थे। 1857 का विद्रोह देसाई के अनुसार प्रथम राष्ट्रवाद की रूपरेखा रखता है। हिंदू और मुसलमान मिलकर ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसने भारतीयों को राष्ट्रीयता का एक मंच आगे चलकर दिया। देसाई कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह भारत में हुआ वह प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद का है और इसमें हिंदू और मुसलमान सब ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में AR देसाई स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक मंच का कार्य किया। शुरुआत में यह भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आगे चलकर 1920 के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच बनता है। अध्याय 19 भारत में राष्ट्रीय इकाइयों और अल्पसंख्यकों की समस्या से संबंधित है। आंध्रवासी, मलयालमी, कर्नाटकवासी, महाराष्ट्रीय, बलूचीय आदि राष्ट्रीय इकाइयां तथा मुस्लिम, सिख एवं दलित जातियां अल्पसंख्यक थी। राष्ट्रवाद पूंजीवाद से जुड़ी अवधारणा है। भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद ने आर्थिक और राजनीतिक साधकों के जरिए भारतीय सामंतवाद को अपंग किया, लेकिन
ब्रिटिश शासकों ने सामंती अवशेषों को जीवित रहने दिया और उनका समर्थन भी किया। इससे विभेद बने और राष्ट्रीय संगठन की प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। भारत में इन राष्ट्रीय इकाइयों और अल्पसंख्यकों में राष्ट्रीय चेतना का विकास धीमा रहा, लेकिन पृथक प्रांत की मांग ने राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या उत्पन्न कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना इसका ही एक परिणाम थी। AR देसाई कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है पूंजीवाद से जुड़ी अवधारणा है। भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद ने आर्थिक और राजनीतिक साधकों के जरिए भारतीय सामंतवाद को कमजोर किया, अर्थात 16वीं शताब्दी से पूर्व भारतीय सामंतवाद जो था वह खत्म किया ब्रिटिश सामंतवाद ने, जो कि पूंजीवाद के कारण आर्थिक और राजनीतिक रूप के साधनों से संभव हुआ। ब्रिटिश शासकों ने सामंती अवशेषों को जीवित भी रहने दिया, पूर्ण रूप से उनको नष्ट नहीं किया और उनका समर्थन भी किया। इससे विभेद बने और राष्ट्रीय संगठन अर्थात भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा अवरुद्ध हुई। देसाई कहते हैं कि भारत में इन राष्ट्रीय इकाइयों और अल्पसंख्यकों में राष्ट्रीय चेतना का विकास इसी कारण धीमे रहा और पृथक भूक्षेत्र की मांग ने राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या उत्पन्न कर दी, अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर किया। मुस्लिम लीग की स्थापना को देसाई भारत में भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने की भूमिका के रूप में देखते हैं, अर्थात मुस्लिम लीग की 1909 में स्थापना भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करती है, ऐसा अक्षरमन देसाई का मानना है। 1909 में मार्लो मिंटो रिफॉर्म से भारतीय संविधान में सांप्रदायिक सिद्धांत का प्रवेश होता है, जिससे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कई संप्रदायों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया और इससे राष्ट्रीय एकीकरण कमजोर हुआ। 1909 में मुस्लिम लीग का बनना। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म से भारतीय संविधान के सांप्रदायिक सिद्धांत का प्रवेश होता है, अर्थात 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट है उसे देसाई भारत में सांप्रदायिकता को फैलाने का मुख्य कारण मानते हैं। और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उस एक्ट में कई संप्रदायों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया और संप्रदाय के आधार पर इन क्षेत्रों का विभाजन भारत में राष्ट्रवाद को पूर्ण रूप से कमजोर करने का ब्रिटिश शासकों का प्रयास रहा। इस प्रकार अक्षरमन देसाई की जो यह पुस्तक है, जो 19 अध्यायों में लिखी हुई है, इनकी संपूर्ण चर्चा मैंने आपसे की। आज की चर्चा में अध्याय 16, अध्याय 17, अध्याय 18, अध्याय 19 की हम बात करते हैं। अध्याय 16 महिलाओं की भूमिका से संबंधित था कि ब्रिटिश राज या ब्रिटिश सामंतवाद के कारण महिलाएं किस तरह राष्ट्रीय चेतना से जुड़ती हैं। अध्याय 17 हिंदू और मुसलमानों के धर्म सुधार आंदोलनों से संबंधित है और देसाई ने यह भी कहा कि मुसलमानों में राष्ट्रीय चेतना का विकास धीरे हुआ क्योंकि मुसलमानों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को देरी से अपनाया। अध्याय 18 भारत में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के उद्भव को रखता है जो मूलतः भारत में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थे। 1857 का विद्रोह प्रथम राष्ट्रवाद की रूपरेखा रखता है और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और यह जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आगे चलकर भारत में राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण मंच स्थापित होती है। अध्याय 19 अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अल्पसंख्यकों की समस्या से संबंधित है। आंध्रवासी, मलयालम के वासी, कर्नाटक वासी, महाराष्ट्र के वासी, बलूचिस्तान में रहने वाले लोग आदि जो ये इकाइयाँ थी, ये अल्पसंख्यक इकाइयाँ थी तथा मुस्लिम, सिख एवं दलित जातियाँ अल्पसंख्यक हैं। देसाई ने इन सभी को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा। बाद में देसाई कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो पूंजीवाद से जुड़ी अवधारणा थी। ब्रिटिश शासकों ने जो आर्थिक और राजनीतिक साधनों का उपयोग किया उससे
भारतीय सामंतवाद कमजोर हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सामंतवाद के अवशेषों को न केवल जीवित रखा बल्कि उनको प्रोत्साहित भी किया, उनका समर्थन भी किया। और भारत में जब 1909 का पार्लियामेंटो सुधार एक्ट आया और उसके पश्चात 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, तो इन दोनों के कारण भारत में जो धर्म के आधार पर वैमनस्य का भाव भारतीय समाज में देखने को मिलता है और इसके कारण भारत में भारतीय राष्ट्रवाद कमजोर होता है, ऐसा देसाई अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। कल हम आगे अपने चतुर्थ इकाई की अगली यूनिट की अगली अवधारणा